इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं हूं रजनीश। बिल्कुल, और जैसे कि आप जानते हैं ये फोन इन कार्यक्रम होता है क्योंकि आपकी शिरकत होना इसमें बहुत ज़रूरी होती है। तो शिरकत भी आप करेंगे, फ़ोन नंबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय पर वो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन कई ऐसे किसान मित्र भी हो सकते हैं और जो हमारे सुनने वाले वो भी हो सकते हैं जिनको थोड़ा सा लग सकता है कि ये कुछ नई चीज़ है, क्योंकि एकदम नयापन आ रहा है, कृषि में भी परिवर्तन आ रहा है और आधुनिकता को बहुत बड़ी बखूबी से अपनाया भी जा रहा है। तो आधुनिकता के दौर में एक तरीका है कृषि करने का, एक खेती करने का, संरक्षित कृषि। तो इसके बारे में आज आप जानेंगे, वो भी इसका जो इंजीनियरिंग पहलू होता है ना, कि कौन कौन सी तकनीकें किस किस तरीके से इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्या कुछ हमारे किसान मित्र कर सकते हैं ताकि उनकी जो खेती है वो और भी ज़्यादा लाभ उठा सके और उनको फ़ायदा पहुँचा सके। इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो एक बार बताती हूँ आपको, संरक्षित कृषि में इंजीनियरिंग तकनीकों की भूमिका क्या रहेगी, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर राउफ अहमद परे, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी में संभाग में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। तो साथियों, डॉक्टर साहब तो बिल्कुल तैयार है अपनी सारी बातें आपके साथ साझा करने के लिए, सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप भी जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में, क्योंकि कार्यक्रम फोन इन है और आपकी शिरकत करना, आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके मन में जो भी प्रश्न हैं, जो भी विचार हैं, आप बताना चाहें, जानना चाहें, तो डॉक्टर साहब जो हमारे विशेषज्ञ आते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के, उनसे आप जान सकते हैं। तो आज के विषय से जुड़ा कोई प्रश्न आपके मन में है तो फ़ोन घुमाएं। फ़ोन नंबर है हमारा 011 दिल्ली का STD कोड, इसके बाद फ़ोन नंबर है 23421081। एक और फ़ोन नंबर है 23421083। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं आज की विषय के बारे में। तो डॉक्टर साहब, जब तक कॉलर्स के कॉल आना शुरू होते हैं, हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि संरक्षित खेती, वैसे हम बहुत एक हद तक इसको, काफ़ी हद तक अब हमारे जो किसान मित्र वो तो जानते ही हैं, आमजन भी जान गए हैं, लेकिन फिर भी इसके विस्तार में अगर जाना चाहे तो संरक्षित खेती किस तरह से, अगर हम इंजीनियरिंग से देखते हैं तो जुड़ी हुई है और है क्या आखिर? देखिए, जब हम खेती की बात करते हैं, हमारे जो किसान भाई ये जानते हैं कि जब हम खेती करते हैं तो उस क्रॉप को, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए हम कुछ इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है और उसको हमको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट देना पड़ता है। मान लीजिए कि जैसे हमको गेहूं लगाना है या हमको कोई और पेड़ पौधा लगाना है, चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगाना है, वेजिटेबल क्रॉप लगाना है, हर एक का एक अपना टेम्परेचर होता है, हर एक का अपना जो नमी होनी चाहिए एनवायरनमेंट में उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके हिसाब से वो हमारा प्रोड्यूस देता है। तो जो हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो आपने बात की, इसका मतलब है, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्निकल टर्म में। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का यही मतलब होता है कि कुछ चीज़ें नेचुरल एनवायरनमेंट में ऐसे होती हैं जो हमारे क्रॉप को इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि टेम्परेचर कम होना चाहिए, या हम इसी तरह क्रॉप को डिजीज लगने का चांस रहता है, तो हम उसको अपना एक माइक्रो एनवायरनमेंट देते हैं, जिसको हम बोलते हैं हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन सिंपल टर्म्स कि हम इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कि जहाँ पे ये सही से काम नहीं कर पा रहा है उन चीज़ों से हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हम इसको वैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिसमें ये अच्छा हमको प्रोड्यूस देता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। और इसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि चूंकि जब हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं तो हम बड़े बड़े पेड़ नहीं लगा सकते, तो इसमें हम मैक्सिमम हॉर्टिकल्चर क्रॉप, जिसमें से हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, जिसमें से हम जो फ्लावर्स है उनकी बात करते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स की बात करते हैं। तो सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं ऐसा एग्रीकल्चर जहां हम अपना माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करते हैं क्रॉप के अच्छे बेहतरी के लिए, आउटपुट के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में बताया, तो अब इस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को करने के लिए जो इंजीनियरिंग यानी कि जो तकनीक लगती है,
वो क्या होती है? देखिए, जब हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो या एग्रीकल्चर ओवरऑल में हो, बिना इंजीनियरिंग के तो ये चलने वाला नहीं। चाहे आप फ्यूचर की बात करते हैं, आज जैसे हम देखते हैं कि सरकार की ओर से भी हम आधुनिक खेती की बात करते हैं, तो जब हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात करते हैं, इसमें इंजीनियरिंग से ही शुरू होता है। क्यों इंजीनियरिंग से शुरू होता है? एक स्ट्रक्चर आपको चाहिए जिसके अंडर आपको क्रॉप को ग्रो करेंगे। आप उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करना, ये भी एक इंजीनियरिंग है। उसके साथ साथ जब हम उसके अंदर क्रॉप को लगा देते हैं, उसके बाद जितने भी हमारे मैकेनाइजेशन के ऑप्शंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। मतलब जिस चीज को ट्रैक्टर आप बाहर घुमा लेते हैं खेत में, अब आपने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जिसकी जो एंट्री है वो एक दरवाजा जैसी है, तो उसमें ट्रैक्टर को नहीं चला सकते हम। तो यहाँ पे जो हमारा इंजीनियरिंग का रोल है वो बढ़ जाता है। वह यहाँ पे हमको उस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का पहले तो स्ट्रक्चर को डिजाइन करना पड़ता है, और उसके हिसाब से जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं उसके हिसाब से हमको मशीनरी को डिजाइन करना पड़ता है। तो ये पूरी एक इंजीनियरिंग कल्चर ही बन जाता है कि इसमें पूरी इंजीनियरिंग ही चाहिए। उसके साथ साथ पानी की बात करते हैं, आप देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई है, ओपन खेत होता है तो उसमें कैसे हम इरिगेशन देते हैं, नाली से भी हम पानी चला देते हैं। लेकिन अब आपने एक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया, वहां पे आप पानी को कैसे लेके जाएंगे? तो इसलिए आपने देखा होगा हमारे अक्सर किसान भाई ड्रिप के जरिए से दे देते हैं या ओवर हैंगिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे भी इंजीनियरिंग का रोल था कि जो हमारी इरिगेशन है वो कैसा होना चाहिए। आप और आगे बढ़ेंगे, अब हमको उस खेत को वहां पे जो हमने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन लिया उसके लिए जो हम बेड तैयार करते हैं वो कैसा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमने नॉर्मल खेत की तरह उसको तैयार किया और पता चला सारा पानी उसमें आके जमा हुआ। तो आप देखोगे एक बेड स्ट्रक्चर दे देते हैं। इसी तरह जैसे हमको जो पेड़ है उनको सपोर्ट भी करना पड़ता है, तो एक ओवरहैंगिंग सिस्टम भी देना पड़ता है। मतलब आप देखेंगे पहले से लेकर स्ट्रक्चर बनाने से लेकर पूरे एंड तक आपको हर स्टेज पे इंजीनियरिंग चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि जब हम बात कर रहे हैं कि इस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे किसान जो हैं किस किस तरह के वेजिटेबल्स या फ्रूट्स अपने का इनको किस किस तरीके की खेती की जा सकती है बेसिकली? देखिए, जो हमारा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है इसका एक एडवांटेज यही है कि चूंकि आप एक माइक्रो क्लाइमेट देते हैं, मतलब एक आप ऐसा वातावरण दे रहे हो क्रॉप को जो उसके लिए बहुत अच्छा है, जो आपको हो सकता है बाहर ना मिले। इसलिए किसानों के लिए जो उनके ओपन एनवायरनमेंट में जो क्रॉप लगा रहे हैं उससे भी अधिक क्रॉप वो उसमें लगा सकते हैं। लेकिन हम ज्यादातर जोर देते हैं क्योंकि इसका अच्छा खासा कॉस्ट भी आता है, तो इसलिए हम ज्यादातर जोर देते हैं कि आप ऐसे क्रॉप लगाए जिनका बहुत वैल्यू हो। तो इसलिए आप देखे होंगे लोग ज्यादा से ज्यादा कैप्सिकम लगा देते हैं, टमाटो लगा देते हैं, जो डेली नीड भी है और जिसका मार्केट प्राइस भी अच्छा है। इसी तरह आपने देखा होगा कट फ्लावर्स लगा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे कुछ किसान भाई नर्सरी लगाते हैं ताकि वो जो नर्सरी के प्लांट्स है वो बाद में वो मार्केट कर पाते हैं। तो हाई वैल्यू क्रॉप्स को हम ज्यादा से ज्यादा जोर देते हैं, जो आपको चैलेंजिंग रहता है कन्वेंशनल सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। इसी तरह आप इसमें ऑफ सीजन जो वेजिटेबल्स है वो भी ग्रो कर सकते हैं, जो आपको जैसे आप चाहेंगे कि आज मार्केट में ऐसा होना चाहिए वो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन आप देखे होंगे वही सब्जी आपको दिल्ली में मिलती है क्योंकि वो कहीं से आ रहे हैं जहां वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंडर आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाई हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप्स और फ्लावर्स ले लेते हैं, जिसपे हम जोर भी देते हैं और सरकार की ओर से भी उस पर जोर रहता है। पॉली हाउस जो हम कहते हैं वो इसी का एक पार्ट है या पॉली हाउस तो एक क्या होता है ना, इसमें बहुत एडवांसेस फिर आते हैं। मतलब पॉली हाउसेस तो फार्मर्स के खेत से ही शुरू होता है कि एक वो भी जानते हैं, क्योंकि आजकल आप जानते हैं हमारे किसान भाई बहुत जागरूक हैं। इनफैक्ट वो पहले से शुरू कर चुके हैं कि एक सिंपल स्ट्रक्चर, अगर कुछ नहीं, आपने देखो किसान भाई अगर कुछ भी नहीं, कम से कम 4 खंबे खड़ा करके उसके ऊपर एक पॉलिथीन लगा देते हैं कि चलो इसके अंदर तो कुछ मशरूम ग्रो करे, कुछ करें, तो वो उसका बेसिक मॉडल है। लेकिन उसके साथ साथ एडवांसमेंट आ जाता है। आप देखे होंगे कि उसके बाद बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं। उसके बाद आप देखो इरिगेशन में ऑटोमेशन आ रहा है, उसके साथ साथ और ऑटोमेशन आ रहा है कि हम टेम्परेचर को इतना चाहते हैं उसको कैसे कंट्रोल करें, ह्यूमिडिटी को इतना कंट्रोल करना है कैसे कंट्रोल करें, तो ऑटोमेशन लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जो आपने बात की कि ये सही बात है कि सबसे पहला जो प्रिमिटिव मॉडल है वो वही है कि पॉली हाउस है, एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक पॉलिथीन फिल्म लगी है, वो बहुत प्रिमिटिव मॉडल है।
जिसको बेस वो है। हाँ, वो बेस है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अगर कोई प्रगतिशील किसान है, युवा किसान है, वो जैसे कि आपने कहा कि हाई वैल्यू क्रॉप लगा सकता है, तो कितना मिनिमम कितनी जगह होनी चाहिए उस स्ट्रक्चर के लिए? मतलब कितने, जैसे आपने कहा कि कहीं पे भी छोटा सा लेकिन एक अच्छे उत्पादन के लिए कितनी जगह होनी चाहिए और कैसे स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, अगर बेसिक हम बात करें तो 1000 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। 1000 मीटर स्क्वायर हो तो वहां से शुरू कर सकते हैं। वो एक छोटा मॉडल है। उसके बाद जैसे आप देखे होंगे सरकार की ओर से भी 4000 मीटर स्क्वायर वाला एक मॉडल आता है, तो उसमें से वो शुरू कर सकते हैं। और उसमें शुरू करने के लिए पहले सबसे जरूरी है, पहले देखें कि किस क्रॉप की डिमांड उनके एरिया में है। ये बहुत जरूरी है। ऐसा ना है कि सब कुछ तैयार करने के बाद उस क्रॉप की मार्केट में डिमांड नहीं है और कहाँ पे वो मार्केट ढूंढना चाहते हैं। आप देखे होंगे अभी उत्तराखंड से, हिमाचल से बहुत सारी सब्जियां दिल्ली मार्केट में आ रही, मतलब उनको पता है कि हमारा मार्केट दिल्ली में है, इतना ट्रांसपोर्टेशन के बाद भी हमारा प्रॉफिट है, मुनाफा है। तो मार्केट को पहले समझ के वही क्रॉप लगाना है जिसको आप मार्केट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ फिर इनमें से हाई वैल्यू क्रॉप से आप जानते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं कैप्सिकम की, टमाटोज की, आजकल चेरी टमाटोज आ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ एक्सोटिक क्रॉप्स भी आ रहे हैं जो हमारे देश में नहीं उगते थे, जैसे पकचोई है, लेकिन अभी वो भी हमारे किसान भाई लगा रहे हैं। तो जो युवा की बात कर रहे हैं, जो बिजनेस के तौर पर इसको लेना चाहते हैं, पहले मार्केट स्टडी करके वो देखें कि कौन सा क्रॉप लगा सकते हैं। और उसके बाद वो प्रिमिटिव मॉडल, अगर छोटा मॉडल लेना चाहेंगे तो 1000 मीटर का लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये जानना चाहती हूँ कि ये ज़्यादा पॉपुलर आप आज के टाइम पे देख रहे हैं तो कहाँ पर दिखे? गांव देहात में इसकी डिमांड ज़्यादा है या शहरी क्षेत्र जो हो गए यहाँ पर लोग ज़्यादा अपना रहे हैं इसे? देखिए, डिमांड दोनों जगह ऑलमोस्ट सेम है, इस वे में कि अगर आप देखेंगे गांव के लोग जो उगाना चाहते हैं वो मार्केटिंग के पर्पस से ज्यादा उगाना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूं जिसको मैं लूं। और शहर के लोग इसलिए करते हैं कि कम से कम अगर हम खेती नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ये तो कर लें कि कुछ हम ग्रो करें जो हम समझ सकें कि हम खुद ही उगा रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं। तो इसका आप डिमांड देखेंगे कि पहले एक्चुअली ये मॉडल, जैसे आप देखेंगे ना हिली रीजन्स में, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए J&K का। आप J&K में 4-5 महीने बर्फ रहता है, वहां पे कुछ नहीं उग सकता। लेकिन अगर कोई प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप क्रॉप को उगा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि हिली एरियाज में बहुत फेमस है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। लेकिन अभी ये जो जैसे बात कर रहे थे अभी कि लोग इसको बिजनेस के तौर पर लेना चाहते हैं, अभी ये सिटीज की ओर बढ़ रहा है। इनफैक्ट उसके आगे और जो हम बात कर रहे थे और मॉडल आने लगे इस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के, जिनको हम इंडोर एग्रीकल्चर बोल रहे हैं। मतलब आप घर के अंदर ही उगा लो। अभी तो हम बोल रहे थे कि खेत से थोड़ा हटके प्रोटेक्टेड, अब बोल रहे नहीं, अब मुझे घर के अंदर ही उगाना है। तो उसके भी और एडवांस मॉडल आ रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, लेकिन वो अभी किसान की लेवल पे वो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हम बना पाए अभी तक। इस पे बहुत काम हो रहा है। तो आप क्या सलाह देंगे जो भी प्रगतिशील किसान है, मान लीजिए कि जो मैदानी इलाकों में है या फिर हाई हिल्स पे हैं, उनके लिए किस तरह से स्टार्ट, मतलब जैसे कि ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हो गए या इस तरह की जिसकी वैल्यू आजकल फ्लावर्स की बहुत जगह होती है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? हम तो युवाओं को यही बताना चाहते हैं या जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स है कि आप कट फ्लावर्स का अच्छा बिजनेस है, नर्सरी का आजकल बड़ा एक बिजनेस है। आप देखे होंगे कि आजकल बहुत लोगों को पेड़ पौधों से प्यार होने लगे, घर के अंदर चाहे गमले चाहिए, तो इंडोर प्लांट्स चाहिए, तो वो एक नर्सरी भी उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं क्योंकि आप एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाते हैं। उसके साथ साथ आप देखिए आजकल क्या है कि कोरोना के बाद बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए कि हम देखते हैं कि मार्केट में हमको मिल रहा है, क्या ये रेजिड्यू फ्री है कि नहीं है, और सिटीज में आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए लोग अब चाहते हैं कि कुछ तो मैं खुद ग्रो करूं, कम से कम ये तो सेटिस्फाई हो जाऊं कि मेरे कंजप्शन के लिए मुझे मिल रहा है जो कि पेस्टिसाइड फ्री है, बाकी चीजों से फ्री है। तो उस चीज के लिए भी लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो क्रॉप आप लगा दें आप ये इंश्योर हो कि आपने उसमें क्या इनपुट यूज किया। तो बिजनेस के तौर पे कट फ्लावर्स है या आपको हाई वैल्यू क्रॉप्स है, एक्सोटिक क्रॉप्स है, लेकिन घर के कंजप्शन का भी आप ध्यान रख सकते हैं कि मेरे घर में किस चीज की जरूरत है, कम से कम वो भी मैं ग्रो करूं। तो उससे आपका हेल्थ भी मेंटेन रहेगा और अगर आप बिजनेस के तौर पर लेना चाहेंगे वैसा भी कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब एक चीज़ ये भी है कि अब किसान के मन में ये भी ख्याल आएगा कि वो लगाने की सोच रहा है। आपने बता दिया कौन कौन सी चीज़ें होती है, किस किस तरीके से की जाती है, लेकिन एक ख्याल जो हमेशा किसान को
या परेशान करता है या वो सोचते हैं इसके बारे में कि लागत कितनी आ जाएगी। छोटे से छोटे स्तर की अगर हम बात करें या बड़े से बड़े लेवल की बात करें, बड़े में तो अंत ही नहीं होता, लेकिन फिर भी एक अमूमन एक आइडिया लेके चलते हैं, तो कितनी लागत आ सकती है? देखिए, जैसे हमने अभी छोटा मॉडल बताया था कि 1000 मीटर स्क्वायर रफली तो 9 लाख का कॉस्ट होता है जी। 9 लाख का कॉस्ट, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी आप क्रॉप लगाओ आप हाई वैल्यू क्रॉप लगाओ ताकि आपका जो पे बैक पीरियड है वो कम हो। लेकिन ये जो कॉस्ट आप बता रहे हैं, ये वन टाइम लगाएंगे तो कितने टाइम का यूज रहेगा या कैसे? देखिए, ये आप कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं और उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस रहता है। जैसे कोई चीज आपको है तो एनुअल मेंटेनेंस आपको 15-20 हज़ार, वो डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का मटेरियल यूज किया है पहले स्टेज में। लेकिन 9 लाख अगर आपको वन टाइम कॉस्ट आता है तो आप कंटिन्यूसली चला सकते हैं। जैसे वन टाइप लाइक कैपिटल कॉस्ट। जी जी डॉक्टर साहब, इसमें हम बात करेंगे। कॉलर बहुत देर से वेट करें, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। जी नमस्कार सर, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं धर्मवीर गांधीनगर से बात कर रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, सुन रहा हूँ तो बहुत इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी आपकी जानकारी मिल पा रही है। जहाँ तक हम लोग सोचते हैं कि हम किसी नर्सरी में जाते हैं तो एक छोटे से 8 इंची 10 इंची के गमले में बहुत सुंदर, बहुत हेल्दी हमें फूल मिल जाता है, पौधा मिल जाता है। वही पौधा अगर हम घर में उसके लिए मेहनत करते हैं तो वो घर में आने के बाद वो ठीक से हमारा परम नहीं पाता। क्या जो मिट्टी का बैलेंस होता है, नर्सरी बनाने वाले जो होते हैं और नर्सरी में जो मिट्टी का बैलेंस बना के रखते हैं और फिर पौधे को अच्छे से मेहनत उनको ज्यादा नहीं करनी पड़ती। हम लोग इसके लिए क्या करें, इसके लिए कुछ हमें जानकारी दीजिए, क्योंकि हम लोग किचन गार्डन इस्तेमाल करते हैं। आपकी जानकारी बहुत उपयोगी है हमारे लिए। हम लोग ये आपका कार्यक्रम सुनते हैं तो काफी अच्छी हमें जानकारी मिल पाती है। ओके धर्मवीर जी, धन्यवाद आपका इस प्रश्न के लिए, ताकि हमारे और भी किसान भाइयों को इससे लाभ मिले आपके प्रश्न से। जो इनका प्रश्न है कि नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ तक मैं समझ चुका हूँ कि ये कहीं से पौध लेते हैं, बहुत हेल्दी पौध रहता है, और जब घर लेके जाते हैं भले ही ये कितना भी केयर करें लेकिन वो उस हिसाब से ग्रो नहीं हो पाता है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जैसे हम बात करते हैं कि हर एक के लिए, हम पहले से इस प्रोग्राम में बात करें कि हर एक पौध के लिए अपना एक रिक्वायरमेंट रहता है, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, और उस इन्वायरमेंट में सॉइल भी आता है। मैं पहले इस प्रोग्राम में ये बताना भूल गया कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एक एडवांटेज ये भी है कि हम चाहते हैं कि जो पौध है वो डिजीज फ्री रहे। वो भी एक, तो इसलिए जो आप पौध ले रहे हैं, जहां से ले रहे हैं, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसका सॉइल किस टाइप का होना चाहिए और उसका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आपको एडवांटेज मिलेगा कि भले ही आपके आसपास में वैसा एनवायरनमेंट नहीं है लेकिन आप वैसा क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए आप कहीं से पौध ले रहे हैं, उससे उनका बेसिक एनवायरनमेंट, ये मतलब ये किस इलाके में ये पौध सबसे अच्छा फलता फूलता है, और वैसा एनवायरनमेंट आप अपने यहाँ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में क्रिएट करने की कोशिश करिए। जी जी डॉक्टर साहब, तो उम्मीद है आपके सभी प्रश्नों का जवाब आप तक पहुंच रहा होगा, जो आपके मन में है या जो आपने पूछा अभी उनका भी जवाब। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात आप सभी सुन रहे हैं। किसान की बात कार्यक्रम की एक बेहद विशेष श्रृंखला आप तक पहुंच रही है, किस आधुनिक कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक। इसका अभी आप कल शुक्रवार के दिन दोपहर 2:30 बजे 10वां जो भाग है वो सुन सकते हैं। तो ये विशेष कार्यक्रम में आप जरूर सुना करें, इससे आपको बहुत बहुत कुछ जानने को मिलता है। अन्न हमारा जीवन है, अन्न ही ब्रह्म है। किसान अन्न देता है तो वो अन्नदाता भी है और वो जीवन दाता भी है। अन्नदाता जीवन दाता किसानों की समस्याओं से अवगत माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इस बार आधुनिक कृषि चौपाल में करेंगे किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान। नकली बीज, नकली उर्वरक और नकली कीटनाशक बनाने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई। इस दिशा में उठाए जा रहे हैं ठोस कदम। नया कानून बनाया जा रहा है किसान भाइयों, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और उसमें ऐसे किसी बेईमान को छोड़ा नहीं जाए। नकली इनपुट पर क्या है कानून, किसान कहां करें इस बारे में शिकायत। इस बार आधुनिक कृषि चौपाल में उठेगा यही मुद्दा, जब किसानों के साथ सजेगी कृषि मंत्री की आधुनिक कृषि चौपाल। तो सुनना न भूलिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आधुनिक कृषि चौपाल 19 सितंबर 2025 दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 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 1
एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। आज साथियों विषय जो हम लेकर आए हैं आपके लिए कि किस तरह से आप जो संरक्षित कृषि है उसमें जो टेक्निकल पार्ट्स है, खासतौर पे इंजीनियरिंग की जो भूमिका है वो क्या क्या हो सकती है, वो किस तरीके से आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, इस विषय पे बात हो रही है। डॉक्टर रऊफ अहमद परी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत सारी जानकारी आप तक, हम तक, सब तक पहुंचा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जानना चाहते हैं, अभी हमने बात की थी कि आपने सिंचाई की बात की थी कि किस तरह से जो ड्रिपिंग है वो इस्तेमाल करके पानी जो है सिंचाई उन फसलों में पहुंचाया जाता है जो हम संरक्षित खेती के दौरान करते हैं। लेकिन और भी चीज़ें होती है, कभी दवाई देनी हो या फिर पोषक तत्व पहुंचाने हो, उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं, उसमें इंजीनियरिंग किस तरह कनेक्ट करती है? ये जो हमारा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में ही बात की थी कि इसमें इंजीनियरिंग की भूमिका जो है बहुत ज़्यादा है, इसकी ज़रूरत। और जब हम पहले से शुरू कर देते हैं कि आपने देखा होगा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम क्रॉप को कहाँ पे पानी देना है वहाँ से शुरू कर देते, तो ड्रिप इरिगेशन हम यूज़ कर देते हैं। उसके साथ साथ हमको क्रॉप को डिजीज से भी बचाना है। देखिए एक इशू ये है कि जब हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं नेचुरल वेंटिलेशन नहीं रहता है। इसमें एक चैलेंज ये भी रहता है कि हमारी पॉलिनेशन कम हो जाती है बीच में जी। ये एक चैलेंज है कि जब पॉलिनेशन, तो हमको पॉलिनेटर्स भी आजकल आते हैं कि जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलिनेशन बढ़ाने के लिए। पॉलिनेटर्स क्या रहते हैं कि एक वाइब्रेशन टाइप क्रिएट कर देते हैं ताकि हमारा जो ये है पॉलिनेशन है वो हो जाए, तो पॉलिनेटर्स आते हैं। उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं स्प्रेइंग की, अब देखिए हमारा किसान भाई अगर स्प्रेयर यूज करेगा ओपन फील्ड में तो हवा तो चलती है, तो उससे क्या होता है कि अगर कुछ फ्यूम्स निकलते भी है तो उतना उनको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यही किसान भाई अगर स्प्रे करने चला जाएंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंडर, तो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, इससे इनके स्वास्थ्य को भी इफेक्ट होने का चांस रहता है। तो इसीलिए आजकल हम जोर दे रहे हैं कि रिमोटली ऑपरेटेड स्प्रेइंग टेक्नोलॉजीज, जो हम दूर से मतलब बाहर खड़े होके हम स्प्रे कर पाए। ड्रोन इसमें नहीं, ड्रोन का जो इशू है वो मैं ये बताऊं कि आपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन देखा होगा तो इसमें एक ओवरहैंगिंग होता है। ओवरहैंगिंग होता है, ऊपर से जो हम क्रॉप है उसको हम सपोर्ट देते हैं, या ऊपर से कहीं कहीं हम ये भी है इरिगेशन भी यूज करते हैं स्प्रिंकलर के थ्रू, तो वहां पे ड्रोन का नहीं इस्तेमाल हो पा रहा है। हाँ, हम रिसर्च कर रहे हैं कि छोटे ऐसे ड्रोन ले आए जिनका हम इस्तेमाल कर पाए, लेकिन रिमोट ऑपरेटेड स्प्रेयर्स, रोबोटिक स्प्रेयर्स, छोटे छोटे स्प्रेयर जो जाके दोनों साइड स्प्रे कर पाए और किसान को वहां ना जाना पड़े। उसके बाद आती है बात हार्वेस्टिंग की। अब हम जो पहले शुरू कर रहे थे कि हमारे जो किसान भाई है हार्वेस्टिंग है उनको मार्केट तक पहुंचाना है, तो आज मेरा किसान भाई चाहता है कि मैं हार्वेस्टिंग ऐसे करूंगा, मैं देखूंगा कि टमाटो मुझे ऐसा अभी मार्केट तक पहुंचाना है तो मैं सिर्फ वैसे टमाटो हार्वेस्ट करूं जो बीच वाले हैं, न कच्चे हैं न पूरे पक्के हैं। तो आजकल सिलेक्टिव रोबोटिक हार्वेस्टर्स जो आपको मैच्योरिटी बेस्ड हार्वेस्टिंग अलाउ कर पाते हैं कि चलो मुझे बीच वाला जो राइपनेस है, मीडियम राइपनेस वाला कोई प्रोडक्ट हार्वेस्ट करना है, उसी को करके देगा। तो हार्वेस्टिंग में भी रोबोटिक हार्वेस्टर, सिलेक्टिव हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल होता है जो मैच्योरिटी डिटेक्ट कर पाते हैं। तो पहले इरिगेशन, स्प्रेइंग और हार्वेस्टिंग, ये तीन मेजर जो है जहां पे इंजीनियरिंग का मेजर रोल है, जहां पे हम किसान भाइयों के लिए इन्हीं चीजों पे खोज कर रहे हैं कि कैसे वो इनका लाभ लें। तो इंजीनियरिंग के लिए रोबोटिक स्प्रेयर्स, रोबोटिक हार्वेस्टर्स, इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें एआई का भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर बेस्ड या डाटा एनालिटिक्स बिल्कुल 100%, क्योंकि उसके बगैर तो होगा ही नहीं। कि जैसे हमको जानना है कि लेट अस सपोज अभी मुझे कैप्सिकम को लेना है और मुझे देखना है कि कैप्सिकम में क्या शुगर कंटेंट है, मैं तो एक काम है मैं लैब लेके जाऊंगा, अब लैब में मैं एनालिसिस करके दूंगा तो कब उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन आजकल हम एआई के जरिए, डाटा एनालिटिक्स के जरिए रियल टाइम में हम कि यहीं पे अगर ये कैप्सिकम है इसके अंदर क्या कितना % है, और उसी हिसाब से हमारे किसान भाई भी बहुत जागरूक हो चुके हैं कि वो हिसाब से मार्केटिंग भी होता है कि मेरा प्रोडक्ट इनसे अच्छा है, तो इसीलिए मेरे प्रोड्यूस का भले ही प्रोड्यूस सेम है, सेम कैप्सिकम है, लेकिन एक की क्वालिटी दूसरे से ज्यादा है और रियल टाइम क्वालिटी बता पा रहे हैं, तो हमारे किसान भाई उससे भी मुनाफा ले पाते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी है कि जब हमारे किसान मित्रों की हम बात करते हैं तो बहुत अगर गहन
चीज़ों को जाने तकनीकी रूप पर, तो अब कुछ चीज़ें नई भी आई हैं, तो क्या किसान मित्र इसका किसी तरह से इनको प्रशिक्षण मिल सकता है या इनको जानकारी कहाँ से लेनी चाहिए अगर वो इसको शुरुआत करना चाह रहे हैं तो? बिल्कुल, ये जब हम बात करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन की, सबसे जो दिक्कत आती है वो आती है स्किल की और नॉलेज की, ट्रेनिंग की। और हमारे किसान भाई क्या है कि पहले मेरी हमेशा सलाह रहती है कि कम से कम आप नज़दीकी KVK पे चले जाएं, चाहे आपको वहाँ पे ट्रेनिंग मिले लेकिन कम इंफॉर्मेशन तो मिलेगा कि ये कहाँ से मिलेगा। और उसके साथ साथ किसान भाई, हमारे बहुत सारे किसान भाई मेले में भी आते हैं। पूसा जो संस्थान है हमारा, वहाँ पे हमारा एक पूरा यूनिट है जिसको हम CPCT बोलते हैं, सेंटर फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी। बहुत पहले एक इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था। आजकल आपको हर लेवल की टेक्नोलॉजी वहाँ पे मिलेगी, जो हम अभी इंडोर एग्रीकल्चर, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ये से लेकर बेसिक जो है सब मॉडल्स मिलेंगे। तो किसान भाई को नजदीकी KVK से और उसके साथ पूसा संस्थान के साथ जुड़ना चाहे, जहां से वो इसकी जानकारी ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, सामान्यतः क्योंकि आप इसमें रिसर्च भी कर रहे हैं, आप पूरे देश भर में चीज़ों को देखते भी हैं किसान भाई बहनों को, तो जनरली किस तरह के चैलेंजेस वो फेस करते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं जो सामान्यतः देखने को मिलती हैं? सबसे पहले जो मैंने बताया कि हमारे किसान भाई, देखिए कि हमारे किसान भाई किसी भी क्रॉप को लगाने के वो जो है उनमें एक्सपर्टाइज रहती है, लेकिन उसके पास हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। यहाँ पे क्या है, जैसे हमको अभी इरिगेशन मेंटेन करना है इसके अंदर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए, तो इसमें ड्रिप सिस्टम का जैसे यूज होता है, कब पानी देना है, वो ऑटोमेशन अगर हम करेंगे उसका नॉलेज हमारे किसान भाई के पास नहीं रहता है। तो वो क्या कर देते हैं, वो वापस चले जाना चाहते हैं कहाँ पे, बेसिक इरिगेशन, जैसे हम नॉर्मली ट्रेडिशनल इरिगेशन में, और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम ट्रेडिशनल इरिगेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक चैलेंज रहता है कि हमारे किसान भाई को समझना पड़ता है कि इसका इरिगेशन लेआउट क्या है, कैसे उसको मेंटेन रखना है। मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी, नहीं तो उसमें कॉस्ट आएगा। उसके साथ साथ जो हमने बात की कि पॉलिनेशन का चैलेंज आता है, और हमारे किसान भाई को यही समझ में नहीं आता है कि ये प्रोड्यूस हमको क्यों मिला। जैसे अभी भी प्रश्न था कि कहीं हम ले आते हैं लेकिन बाद में वैसा ग्रो नहीं करता है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में पॉलिनेशन का इशू आता है, तो क्रॉप्स को कैसे कॉन्फ़िगर करें हम कि पॉलिनेशन अच्छी रहे। और उसके साथ साथ तीसरी जो हमने बात की थी कि बीमारी लगने का, जैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर क्या होता है ना, ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाता है, उससे कुछ फंगल डिजीज होने का चांस बढ़ जाता है। तो कैसे हम उसको रिड्यूस करें, नहीं तो क्या फंगल डिजीज आने का चांस है। ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, तो भले हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक साइड से, कहीं दूसरी साइड से बीमारी तो नहीं आ रही। तो ये चैलेंजेस के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे किसान भाई कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की ट्रेनिंग ले, पहले से लेकर एंड तक, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इसका अगर हम फ्यूचर देखें तो क्या दिखाई देता है कि, और साथ में ये भी कि अभी जो परंपरागत खेती चल रही है उससे जब हम इसको थोड़ा अगर कंपेयर करते हैं या देखते हैं तो कितना इसको किसानों को लाभ दिखाई देता है अगर वो इस फील्ड में आ जाते हैं? तो देखिए, ये हमेशा एक प्रॉफिटेबल वेंचर रहा है। जब हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, हमेशा से एक प्रॉफिटेबल वेंचर रहा है। हाई क्लास क्रॉप्स आप लगा सकते हैं। और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, हम जानते हैं बहुत क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप दिल्ली में ही देखिए कितनी बारिश हो रही है इस बार। तो जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो वहां पे हमको माइक्रो क्लाइमेट देना ही पड़ेगा। तो फ्यूचर इसी से दिख रहा है इसका कि बहुत ज्यादा फ्यूचर। और जब हम देखते हैं लैंड भी कन्वर्ट हो रहा है, तो कहाँ पे किसान भाई लगा देंगे। तो इसलिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या इंडोर एग्रीकल्चर अभी देश का फ्यूचर है। जी, और किसानों की बहुत ही मतलब की बात डॉक्टर साहब कि सरकारी सहायता कितनी यहाँ मिल सकती है या क्या इसकी वो योजना है? बिल्कुल, जो हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है उसमें डिफरेंट मॉडल्स के लिए डिफरेंट लेवल की सब्सिडी, और मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से किसान भाई उसका लाभ लें। वो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की वेबसाइट पर चले जाएं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडल सिलेक्ट करके उसकी सब्सिडी का लाभ लें। जी, तो डॉक्टर साहब आपने ये कहूँ कि कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे किसान मित्रों तक पहुंचा दी है। और जैसे कि फ़ोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं, हम ले नहीं पाए क्योंकि आपके आंसर इतने ठीक चल रहे थे कि लग रहा था कि सभी श्रोताओं को उनके जवाब मिल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर रऊफ अहमद परी जी, जो वैज्ञानिक है कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। कार्यक्रम किसान की बात में फिलहाल के लिए आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। मैं आपके साथ तैयार थी और मुझे रजनीश को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।